नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई कल यानी 13 अक्टूबर को सोमवार को, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनने से मना कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि ये तो सामान्य बात है, अदालत में ऐसा होता रहता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर होती हैं। उसके अलावा ट्रायल कोर्ट में भी तमाम तरह की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या दूसरी अदालतें हों, वहाँ मामले आते हैं और जज तय करते हैं कि मामला सुनने लायक है या नहीं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मामला आया था वो मुद्दा बहुत बड़ा था। मुद्दा बड़ा था देश के लिहाज से नहीं, मुद्दा बड़ा था समाज के लिहाज से नहीं, मुद्दा बड़ा था कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिहाज से। तो ये राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम था। पहले उन्होंने एटम बम की धमकी दी थी, एटम बम चलाया और वो फुस हो गया। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उनके हाइड्रोजन बम को डिफ्यूज कर दिया। अब आप पूरी रणनीति को समझिए कि इसको किस तरह से प्लान किया गया कि आखिर 13 अक्टूबर को ही ये याचिका क्यों दायर हुई। पहले भी हो सकती थी, बाद में भी हो सकती थी। बिहार विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होना है और 14 नवंबर को नतीजों की घोषणा होनी है। एसआईआर जो बिहार में हो रहा था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, उसको लेकर बड़ा हंगामा मचाया गया। सभी विपक्षी दलों ने इसको मुद्दा बनाया, सुप्रीम कोर्ट में ले गए, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, लेकिन उनको कोई राहत मिली नहीं। अब राहुल गांधी हर बार इस तरह का कोई बड़ा मुद्दा उठाने से पहले, किसी मुद्दे को बड़ा बनाने से पहले विदेश जाते हैं। तो साउथ अमेरिकन देशों की यात्रा पर गए और वहाँ से जाकर भारत के लोकतंत्र पर हमला किया। वहाँ से उन्होंने लोकतंत्र पर हमला किया और चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाया कि निष्पक्ष नहीं होते हैं। तो इरादा ये था कि चुनाव की जो प्रक्रिया शुरू होने जा रही है बिहार में, और उसके बाद दूसरे राज्यों में होगी, फिर 2029 में लोकसभा में होगा, और उससे पहले 2024 में जो नतीजा आया उन सबको संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया जाए। तो एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा था। और राहुल गांधी गए कहाँ? किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं गए, कोलंबिया गए। और कांग्रेस पार्टी की ओर से बयान दिया गया था कि वो दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की कोशिश करने गए। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने उनसे मिलने से भी मना कर दिया। एक टूटी फूटी सी वहाँ यूनिवर्सिटी है, उसके इंजीनियरिंग के छात्रों को संबोधित किया और जो बात बोली वो तो दुनिया में किसी को समझ में नहीं आई। लेकिन वो मुद्दा अलग है। ये मुद्दा क्या था? ये याचिका दायर की थी रोहित पांडे, खुद वकील हैं। उन्होंने याचिका में वही मुद्दा उठाया जो 7 अगस्त को राहुल गांधी उठा चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक की एक और ख़ास तौर से बेंगलुरु लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाली विधानसभा में वोटों की चोरी हुई उनके मुताबिक, यानी वोटर लिस्ट में हेरफेर किया गया। इसका बड़ा लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन राहुल गांधी ने दिया। तो रोहित पांडे भी गए उसी मुद्दे को लेकर कि वोटों की चोरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट इस पर एक एसआईटी बनाए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच हो, क्योंकि ये लोकतंत्र को बचाने का मामला है, लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। संवैधानिक संस्थाएं अपना काम नहीं कर रही हैं। ये तमाम तरह के मुद्दे राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं। तो अब टाइमिंग पर ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट एसआईटी के गठन की अनुमति दे देता या इस याचिका को स्वीकार भी कर लेता, एसआईटी के गठन की बात तो बाद में आती, पहले अगर याचिका को स्वीकार कर लेता और उस पर सुनवाई होती तो पहले चुनाव आयोग को और सरकार को नोटिस जाता और सरकार को और चुनाव आयोग को अपना पक्ष रखना पड़ता। तो मुद्दा बड़ा बन गया होता राहुल गांधी के लिए, विपक्ष के लिए, कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया ये स्वीकार कर लिया कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, यानी उनका जो वोट चोरी का आरोप है उसमें कुछ दम है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब दिया उसकी उम्मीद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और सारे विपक्षी दलों को बिल्कुल नहीं रही होगी। ये 2 जजेस की बेंच थी, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची। इन दोनों न्यायाधीशों ने मामले को सुना और कहा कि हम इस याचिका को सुनवाई के योग्य नहीं मानते, इसलिए सुनवाई करने से ही मना कर दिया याचिका पर।
उसको स्वीकार करके नोटिस भेजना, वो सब आगे की कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। कहा कि ये याचिका सुनवाई के लायक ही नहीं है। ये जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कि वो जो कई महीने से वोट चोरी का अभियान चला रहे हैं, मुद्दा चला रहे, नैरेटिव चला रहे हैं, 16 दिन की यात्रा भी कर ली बिहार में, उसका भी बिहार में तो कोई असर हुआ नहीं। उसका बिहार में असर ये ज़रूर हुआ कि उन्होंने आरजेडी का नुकसान कर दिया, कांग्रेस का तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। लेकिन वो तो नतीजे से पता चलेगा किसका नुकसान हुआ, किसका फ़ायदा हुआ। वो 14 नवंबर को आएगा जब नतीजा बिहार विधानसभा के चुनाव का, तब पता चलेगा। अभी जो पता चला है कि ये जो हाइड्रोजन बम बता रहे थे वोट चोरी को राहुल गांधी, उस हाइड्रोजन बम को सुप्रीम कोर्ट ने डिफ्यूज कर दिया है। कि याचिका की सुनवाई से ही मना नहीं किया, ये कहा कि आप जाइए निर्वाचन आयोग के पास, क्योंकि संविधान में चुनाव प्रक्रिया से संबंधित और चुनाव प्रक्रिया के नतीजे से संबंधित जितने मामले हैं उन पर सुनवाई करने का संवैधानिक अधिकार सिर्फ चुनाव आयोग को है। अगर अदालत इस प्रक्रिया में दखल देती है तो वो उचित नहीं होगा। मतलब उनका कहने, चुनाव आयोग कह चुका है, खुली कोर्ट में कह चुका है कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है कि चुनाव आयोग को जो संविधान से मिला अधिकार है आर्टिकल 324 में, उसमें वो दखल दे। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स ये संवैधानिक अधिकार है चुनाव आयोग का, ये दायित्व है उसका और उसके लिए करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मामले में भी दखल देने की जरूरत नहीं समझी, और जब चुनाव आयोग ने ये कहा सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाहर भी कि हम अब पूरे देश में कराएंगे, पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स की तैयारी शुरू हो गई है। और शुरुआत इसकी जो है बिहार के बाद हुई है पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी वहाँ धमकी दे रही हैं कि खून खराबा हो जाएगा, बहुत बड़ा खेला होगा अगर ये करने की कोशिश की। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने से रोकने की कोशिश नहीं कर सकती। आपको याद होगा उन्होंने सीए के मामले में भी यही कहा था, विधानसभा से प्रस्ताव भी पास करा दिया था कि हम इसे लागू नहीं करेंगे। अब उनको कोई समझाने वाला नहीं है या वो समझकर अनजान बनती है कि कोई भी केंद्रीय कानून उसे लागू करने से कोई भी राज्य सरकार मना नहीं कर सकती। ये संविधान में लिखा हुआ है। ये किसी सरकार के रहने न रहने, आने जाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी केंद्रीय कानून होगा वो हर प्रदेश को लागू करना पड़ेगा, और उसी से संबंधित अगर राज्य सरकार कोई कानून बनाती है तो केंद्र के कानून को तरजीह मिलेगी। यानी कानून बना भी ले अगर आप तो भी आपका कानून नहीं चलेगा, केंद्र का कानून चलेगा। तो इसके अलावा जो है एसआईआर को लेकर भी वो इसी तरह की बातें कर रही, धमकी दे रही। पहले चुनाव आयोग को धमकी दिया, अब पूरे देश को ही, या कहे परोक्ष रूप से केंद्र सरकार को धमकी दे रही है कि पश्चिम बंगाल में अगर एसआईआर कराने की कोशिश की तो उसका नतीजा बहुत भयानक होगा, भयंकर होगा। दरअसल वो इन बयानों से अपने इनवाइट कर रही हैं पश्चिम बंगाल में प्रेसिडेंट रूल किया, लेकिन ये सरकार, मुझे लगता नहीं कि प्रेसिडेंट रूल लगाएगी। ये सरकार भी खेल रही है पेशेंस का गेम खेल रही है कि ममता बनर्जी का पेशेंस कब जवाब देता है और कब तक भारतीय जनता पार्टी का पेशेंस, धैर्य उसका बना रहता है। अब मार्च अप्रैल में जो है 26 में पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, ज़्यादा समय नहीं रह गया है। पश्चिम बंगाल के चुनाव अधिकारियों की बैठक बुलाकर उसमें उनकी ट्रेनिंग हो गई, उनको निर्देश दे दिए गए चुनाव आयोग के द्वारा कि कैसे एसआईआर करनी है, समय सीमा अभी तय होनी है। पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स होगा, ये तय हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देने की भी ज़रूरत नहीं समझी। बहुत कोशिश की गई विपक्ष की ओर से कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे और इसको रोक दे, या कम से कम स्थगित, बिहार के मामले में कोशिश हुई कि स्थगित ही कर दे, चुनाव इतना करीब है, समय इतना कम है। चुनाव आयोग ने करके दिखा दिया कि कम समय में भी हम कर सकते हैं, और बताया कि पहले भी इसी तरह से इतने ही कम समय में हुआ। ये वही लोग हैं जो इससे भी कम समय में पूरे राज्य में जाति की गणना करा लेते हैं, उस पर सवाल नहीं उठाते। लेकिन उससे ज़्यादा समय लिया चुनाव आयोग ने केवल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए, और उसमें बहुत सारे प्रावधान किए
कि 2003 से पहले जो मतदाता सूची में जिनका नाम था उनको कोई प्रमाण नहीं देने की जरूरत है। 2003 में जिनका मतदाता सूची में नाम है उनके बच्चों को कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में यह कहा कि जो है आधार को भी आप पते के रूप में यानी एड्रेस प्रूफ के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तो आधार तो जो है वो आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में स्वीकार ही किया जाता है। इलेक्शन कमीशन का शुरू से मत था कि हम आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं मानते, और आधार का जो एक्ट है उसी में ये प्रोविजन है, उसी में लिखा हुआ है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यानी अगर आपके पास आधार कार्ड है तो इससे ये साबित नहीं होता कि आप भारत के नागरिक हैं। और चुनाव आयोग को दो ही चीज़ें देखनी होती हैं, एक कि जब आप मतदाता बनने जा रहे हैं, जब आवेदन किया है आपने, तब आप 18 साल के हो गए, 18 साल या उससे ज़्यादा की उम्र है या नहीं आपकी, तो उसके लिए आप अपना जन्मतिथि का प्रमाण पत्र दीजिए। और दूसरा कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ये ऐसी वो एजेंसी नहीं है जो नागरिकता तय करे। चुनाव आयोग कभी दावा भी नहीं करता कि हम नागरिकता तय करेंगे, वो काम होम मिनिस्ट्री का है। लेकिन जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है, बताना होता है कि आप भारत के नागरिक हैं, और गलत डिक्लेरेशन आप देते हैं तो आपके ऊपर मुकदमा चल सकता है, आप जेल जा सकते हैं। इसलिए जो भी इस तरह का डिक्लेरेशन देगा उसके लिए खतरा है। हालांकि जो बड़े लोग होते हैं उनको इस तरह का खतरा नहीं होता। आपको मालूम होगा कि सोनिया गांधी इस देश की नागरिक बनी उससे पहले मतदाता सूची में उनका नाम आ गया था, तो जाहिर है कि उन्होंने डिक्लेरेशन तो दिया ही होगा कि वो भारत की नागरिक है, जो गलत था। और अगर ये डिक्लेरेशन नहीं दिया था उसके बावजूद उनको मतदाता सूची में उनका नाम शामिल कर दिया गया, तो जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस मामले में कुछ हुआ नहीं और कुछ होगा इसकी उम्मीद भी नहीं है। लेकिन ये जो मुद्दा गया सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर से जाइए आप चुनाव आयोग के सामने। याचिकाकर्ता ने कहा कि चुनाव आयोग से हमने शिकायत की थी, उनकी ये मांग थी या उनका ये इशारा था कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे कि तय समय सीमा में इस मामले पर फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने उससे भी मना कर दिया, कहा हम चुनाव आयोग को समय सीमा तय करके कोई निर्देश नहीं दे सकते। ऐसे किसी भी मामले में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार चुनाव आयोग को ही है। यानी राहुल गांधी को अगर अपनी शिकायत लेकर जाना है तो चुनाव आयोग के पास जाना पड़ेगा। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि अगर आपको शिकायत है तो एफिडेविट पर आप वो शिकायत दीजिए। तो अब राहुल गांधी के सामने दो ही विकल्प हैं, या तो एफिडेविट पर अपने आरोप को दोहराएं या फिर इस मुद्दे को भूल जाएं। इस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश हुई बिहार के चुनाव को देखते हुए। बिहार के चुनाव नतीजों को जो 14 नवंबर को आएंगे उसकी विश्वसनीयता पर अभी से सवाल उठाने की कोशिश हुई। और राहुल गांधी ये इसी को लेकर जो है मतदाता सूची की अलग अलग घटनाओं को लेकर वो हाइड्रोजन बम का जो है की धमकी दे रहे थे कि अभी हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। तो वो नौबत आती, हाइड्रोजन बम वो फोड़ते, एटम बम तो उनका चला नहीं, हाइड्रोजन बम फोड़ते उससे पहले उनके हाइड्रोजन बम को सुप्रीम कोर्ट ने ही डिफ्यूज कर दिया। न तो चुनाव आयोग को कुछ करना पड़ा और न सरकार को। तो ये सबसे बड़ा इस दौरान का मतलब पिछले 6 महीने के दौरान कहें आप तो राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा था जिसको वो वोट चोरी कह रहे थे, वोट अधिकार यात्रा जिस पर उन्होंने निकाली। उस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल महत्वहीन माना और कहा कि आपको अगर शिकायत है तो चुनाव आयोग के पास ही जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी, खासतौर से राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा धक्का है। उनका सबसे बड़ा जो हथियार समझ रहे थे वो पता चला कि वो तो हथियार है ही नहीं, वो किसी काम का नहीं है, बल्कि अगर वो हथियार है तो उससे उन्होंने अपने को ही घायल कर लिया है। जिस मुद्दे को इतना बड़ा बनाने की कोशिश की, इतना बड़ा कैंपेन चलाया, उस मुद्दे को सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब चुनाव आयोग का जो पक्ष था वो सही साबित हो गया। चुनाव आयोग ने कहा कि शिकायत जिसको भी है उसकी एक कानूनी प्रक्रिया है, उसका पालन कीजिए, शिकायत सुनी जाएगी, उसका निवारण होगा।
एक तो ये होता है कि चुनाव नतीजा आने के बाद अगर आपको शिकायत है तो तय समय सीमा है कि इतने समय के अंदर आप हाई कोर्ट में रिट फाइल कीजिए। अगर समय सीमा के बाद आप कुछ करते हैं तो उसका फायदा नहीं होगा। और दूसरा यह है कि शिकायत है तो आपको एफिडेविट तो देना ही पड़ेगा। राहुल गांधी का अहंकार यह है कि मैंने एक सांसद के रूप में शपथ ली है तो इसके बाद मुझे कोई एफिडेविट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कई बार एफिडेविट माफ़ी मांगने के लिए दे चुके हैं। इस मामले में देना नहीं चाहते। उनको मालूम है कि एफिडेविट देंगे तो वो जो बोलेंगे, बात जो आरोप लगा रहे हैं वो झूठा है, और झूठा एफिडेविट देने पर सज़ा मिलती है, जेल जाना पड़ेगा। तो जेल जाने से बचने के लिए वो एफिडेविट देने से बच रहे हैं। अब उनके सामने जो है एफिडेविट नहीं देने के अलावा एक ही विकल्प है कि इस मुद्दे को भूल जाएं। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे थे, जिस पर उनको लग रहा था कि इस सरकार को घेर लेंगे, इस सरकार को कटघरे में खड़ा कर देंगे और चुनाव आयोग और सरकार की मिली भगत को साबित कर देंगे, वो सारा मुद्दा हवा में उड़ गया सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश से। तो अब राहुल गांधी और उनके साथियों को कोई नया मुद्दा ढूंढना पड़ेगा। ये मुद्दा तो खत्म हो गया और बिहार चुनाव का नतीजा आने के बाद इसकी कोई बात भी नहीं करेगा। वैसे भी बिहार का मतदाता इसकी चर्चा भी नहीं कर रहा है। इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि राहुल गांधी को ज़मीनी हकीकत का कितना पता है, लेकिन ममता बनर्जी को ज़मीनी हकीकत का पता है। उनको लग रहा है कि एसआईआर हुआ, उनका सिंहासन डोल जाएगा, क्योंकि घुसपैठियों को बड़ी संख्या में वोटर बना रखा है। अगर उनका नाम कट जाता है तो ममता बनर्जी का एक बड़ा वोट बैंक चला जाएगा। इससे वो डरी हुई हैं तो डराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी बिहार की तरह एसआईआर होगा ही होगा, और सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई दखल नहीं देने जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।